जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वह सारा का सारा है। दशकों तक कश्मीर की वादियों और देश की सियासी रैलियों में गूंजने वाला ये नारा कोई मामूली नारा नहीं है। ये नारा उस उबलते हुए खून और गुस्से की आवाज़ था जो आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे अनसुलझी सियासी साजिश के बाद पैदा हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम बाल कृष्ण शर्मा है और आप देख रहे हैं न्यूज़ कोठरी। आज हम बात करेंगे कि आखिर ये नारा कब और किसने दिया, इसका क्या फ़ायदा हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी असल में थे कौन, भारतीय जनता पार्टी को बनाने में उनका क्या रोल था, और सबसे बड़ी बात, उनकी रहस्यमयी मौत का वो सच क्या है जिसे हमेशा सरकारी फाइलों में दबाने की कोशिश की गई। सबसे पहले बात इसी नारे की करते हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। आखिर ये नारा आया कहां से? 1953 में जब पुलिस हिरासत में डॉक्टर मुखर्जी की बेहद रहस्यमय हालात में मौत हो गई तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। उसी शोक और भयंकर जनाक्रोश के बीच भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और प्रज्ञा परिषद के कार्यकर्ताओं ने ये कसम खाई कि मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और वहीं से ये नारा पैदा हुआ। इस नारे को सबसे बड़ी राष्ट्रीय पहचान तब मिली जब 1992 में आतंकवाद के सबसे खौफनाक दौर में मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। तब भी वादियों में यही नारा गूंज रहा था। आप पूछेंगे कि इस नारे और बलिदान का क्या फायदा हुआ? मैं बताता हूं। इसका सबसे पहला और तुरंत फायदा यह हुआ कि कश्मीर से वो घृणित परमिट सिस्टम हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। देश के किसी भी नागरिक को अपनी ही कश्मीर में जाने के लिए जो आईडी कार्ड लेना पड़ता था वो बंद हो गया। कुछ सालों बाद वहां से वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री का अलग पद भी खत्म कर दिया गया। और इस संकल्प का सबसे बड़ा और अंतिम नतीजा पूरे देश ने 5 अगस्त 2019 को देखा, जब मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना हमेशा के लिए पूरा कर दिया। अब जरा चलते हैं पीछे और समझते हैं कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी आखिर थे कौन। 1901 में कलकत्ता में जन्मे मुखर्जी साहब इतने कुशाग्र और काबिल थे कि सिर्फ 33 साल की उम्र में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के विश्व के सबसे युवा कुलपति बन गए थे। उनका कद इतना बड़ा था कि आज़ादी के बाद महात्मा गांधी और सरदार पटेल के कहने पर पंडित नेहरू ने उन्हें अपने पहले मंत्रिमंडल में देश का उद्योग मंत्री बनाया था। चितरंजन लोकोमोटिव और सिंदरी फर्टिलाइजर जैसे देश के बड़े कारखाने उन्हीं की दूरदर्शी सोच का नतीजा थे। लेकिन 1950 में जब पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं का भयानक कत्लेआम हुआ और नेहरू जी ने लियाकत अली के साथ समझौता कर लिया तो मुखर्जी साहब का खून खौल उठा। उन्होंने इसे हिंदुओं के साथ धोखा माना और तुरंत मंत्री पद को लात मार दी। इस्तीफा देने के बाद उन्हें लगा कि नेहरू सरकार को चुनौती देने के लिए देश में एक मजबूत और राष्ट्रवादी विपक्ष होना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरु गोलवालकर जी की मदद से भारतीय जनसंघ की स्थापना की। यही जनसंघ आगे चलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा बनी। आज बीजेपी जिसकी वैचारिक नींव पे खड़ी है, चाहे वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, कश्मीर का पूर्ण विलय हो या समान नागरिक संहिता, ये पूरा का पूरा खाका डॉक्टर मुखर्जी का ही बनाया हुआ है। वो निर्विवाद रूप से आज की बीजेपी के आदि संस्थापक हैं। अब आते हैं उस दौर पर जिसने उनकी जान ले ली, यानी कश्मीर का महासंग्राम। उस वक्त कश्मीर में अलग झंडा था, अलग प्रधानमंत्री था और वहां जाने के लिए परमिट लगता था। डॉक्टर मुखर्जी ने भरी संसद में नेहरू की आंख में आंख डालकर कहा था, एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसी सिस्टम को तोड़ने के लिए वो 8 मई 1953 को सदन अवज्ञा करते हुए बिना परमिट कश्मीर के लिए निकल पड़े। 11 मई को जैसे ही उन्होंने सीमा पे कदम रखा, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें एक सीलन भरी जर्जर कुटिया में नजरबंद कर दिया गया, जबकि वो दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। 29 जून 1953 की सुबह अस्पताल के एक कमरे में अत्यंत रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती है। मैं आपसे पूछता हूँ, अस्पताल में उन्हें जबरदस्ती वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन क्यों लगाया गया, जिससे उन्हें एलर्जी थी और जिसके लिए उनके निजी डॉक्टरों ने सख्त मना किया था। पुलिस हिरासत में एक राष्ट्र नेता की मौत हो जाती है और उसका कोई पोस्टमार्टम तक नहीं कराया जाता। जब उनकी बूढ़ी मां ने रोते हुए नेहरू जी को खत लिखा और निष्पक्ष जांच की मांग की तो नेहरू ने बेरुखी से इनकार क्यों कर दिया? सालों बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुलेआम कहा था कि यह नेहरू का षड्यंत्र था।
डॉक्टर मुखर्जी को पंजाब में नहीं बल्कि जानबूझकर कश्मीर में गिरफ्तार होने दिया ताकि वो सुप्रीम कोर्ट की पहुंच से बाहर हो जाए। एक पत्रकार के नाते सिक्के का दूसरा पहलू भी आपको बताना चाहता हूं, और जरूरी भी है। डॉक्टर मुखर्जी के कुछ फैसलों की आज भी कांग्रेस और वामपंथी इतिहासकार कड़ी आलोचना करते हैं। पहली आलोचना यह है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने विरोध किया था और ब्रिटिश गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी। आलोचक इसे अंग्रेजों के सामने समर्पण कहते हैं, लेकिन मुखर्जी साहब का अपना तर्क था कि उस वक्त जापानी सेना बंगाल के दरवाजे पर खड़ी थी और वो बंगाल को आंतरिक अव्यवस्था से बचाना चाहते थे। दूसरी आलोचना यह है कि उन्होंने फजलुल हक जैसे मुस्लिम लीग के पूर्व सहयोगी के साथ मिलकर सरकार बनाई। आलोचक इसे अवसरवादिता कहते हैं, जबकि मुखर्जी साहब ने यह गठबंधन मुस्लिम लीग को बंगाल की सत्ता से बाहर रखने के लिए किया था। तीसरी बड़ी आलोचना यह है कि उन्होंने नेहरू और अंबेडकर के हिंदू कोड बिल का सख्त विरोध किया था। आलोचक इसे महिला सशक्तिकरण के खिलाफ मानते हैं, लेकिन मुखर्जी साहब का साफ कहना था कि अगर सुधार करनी है ही तो सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों, देश के सभी धर्मों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की जाए। तो यह है आजाद भारत का वो सबसे बड़ा अनसुलझा सच। एक ऐसा नेता जिसने बंगाल को बंटने से बचाया, जिसने देश को औद्योगिक विजन दिया और जिसने कश्मीर को पूरी तरह भारत का हिस्सा बनाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अब आप खुद सोचिए और तय कीजिए कि इतिहास के उन पन्नों में जो दर्द, जो साजिश और जो सच्चाई छिपी है, उसका असली गुनहगार कौन था। आप देख रहे थे न्यूज़ कोठरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर का ऑप्शन तो आपके पास है ही।